नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी कभी इतने लाचार महसूस नहीं कर रहे होंगे जितना लाचार वो इन दिनों महसूस कर रहे हैं, और उनकी लाचारी की वजह है राहुल गांधी की, या कहें कि कांग्रेस की वो चतुराई भरी नीतियां और वो दांवपेच जिसके सामने मोदी की एक नहीं चल पा रही है। भले ही वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हों, लेकिन इन बायोलॉजिकल बंदों ने जिस तरह की घेराबंदी की है उसमें मोदी लगातार एक एज खोते जा रहे हैं। सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं राजनाथ सिंह की उस गलती से, जो गलती उन्होंने राहुल गांधी के भाषण में खड़े होकर उनके बयान को झूठा बताकर की। अग्निवीर वाले मामले पर जब राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अग्निवीरों को दिया जाता है, तो एक लंबे समय से राहुल गांधी अग्निवीर की तलाश में थे। जैसे क्रिकेटर होता है ना, बार बार यॉर्कर डालता है और वो एक बार खिल जाता है, सामने वाला दूसरी बार खिल जाता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि एक बार ये चूके और मेरी बॉल विकेट में घुसे। या फिर स्लिप पे जब आपने 6 फील्डर लगाए होते हैं और आप बार बार आउट स्विंग मारते हो और आपको लगता है कि एक बार इसका बल्ला चूके और ये स्लिप पे आउट हो जाए या विकेट कीपर के हाथ में बॉल चली जाए, तो बार बार राहुल गांधी अग्निवीर योजना पे बॉलिंग कर रहे थे। राहुल गांधी को पता है कि अग्निवीर सबसे कमजोर कड़ी है इस पार्टी की। आने वाले समय में जो कोरोना के मामले में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की गलती एक्सपोज हुई, जो नोटबंदी के मामले में हुआ, ठीक वैसा ही अग्निवीर के मामले में होने वाला है। और राहुल गांधी अग्निवीर के मामले में इसलिए भी लगातार हमले कर रहे हैं कि अब सरकार के पास में अग्निवीर को लेकर एक अजीब सी स्थिति बन जाती है कि जब भी कुछ होगा तो राहुल गांधी को क्रेडिट मिलेगा कि वो अग्निवीरों के लिए लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए राहुल गांधी की हर बॉल को छोड़ दे रही थी। राजनाथ सिंह ने बल्ला लगा दिया। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद लगातार आप देख रहे हैं 10 दिन से देश में सिर्फ अग्निवीर की चर्चा हो रही है। और जब 10 दिन से लगातार अग्निवीर की चर्चा हो रही है तो उन्होंने तो मुआवजे पे ले जाके मामले को छुआ था, लेकिन ये जो मुआवजे पे बल्ला लगाया उन्होंने, उसके बाद अग्निवीर वाली 10 बॉल एक साथ आ गई। अब वो 10 बॉल क्या है इसे समझिए। अग्निवीर योजना की कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खुद सरकार के अंदर, सेना के अंदर लोग मानते हैं कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतियां मोदी जी ने की हैं, देश को महाकमजोर बना दिया है। जो राष्ट्रवादी बीजेपी के समर्थक पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, यहां तक कि जनरल बख्शी टाइप के अधिकारी भी जो जोर जोर से चिल्लाते हैं, थूक तक निकल जाता है मुंह से बीजेपी के लिए, वो लोग भी इसको समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल अग्निवीर को लेकर कई मसले उठ रहे हैं। जैसे ये उठ रहा है कि मान लीजिए आपको तो पता ही है, नेपाल ने तो बोल ही दिया कि हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे आपके यहाँ पे। आप हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा का एक नौजवान है 15, 16, 17 साल का, वो सुबह सुबह उसके दौड़ लगाता है, पुलअप्स करता है, तमाम तरह की डाइट वाइट करके अपने आप को फिट रखता है, पढ़ाई भी कर रहा है कि मैं जाऊंगा तो सेना में भर्ती हो जाऊंगा। अब वो सोचता है कि मैं जाके अग्निवीर में भर्ती होऊंगा, 4 साल बाद फिर मेरा ठिकाना नहीं होगा, तो मैं हरियाणा पुलिस के लिए ट्राई पहले कर लेता हूं। इसी तरह से देश के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, जितने भी हैं और जितने स्टेट के फोर्सेस हैं, पुलिस बाकी चीजें, लोग उसमें जाके ज्यादा खुश हैं। तो क्या हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा स्किल की जरूरत है, सबसे ज्यादा बहादुरी की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा इस देश के लिए जरूरी है, वो है इंडियन आर्मी। और वो इंडियन आर्मी इस देश के नौजवानों की प्रायोरिटीज में आखिरी नंबर पे आ गई। होमगार्ड की नौकरी, आज का नौजवान, जो नौकरी नहीं होती है, जो टेम्परेरी होती है, 3 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है या दोबारा से उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो भी कम से कम ये इत्मीनान दिलाती है कि एक तो मेरी जान का खतरा नहीं है, दूसरा मैं परिवार के पास रहूंगा। लेकिन अग्निवीर जो है
वो इस तरह से लास्ट प्रायोरिटी पे आ गई। तो जहाँ एक तरफ आप कहते थे भारतीय सेना को ज्वाइन करिए, हमारी ज्वाइन इंडियन आर्मी करके सरकार ने एक वेबसाइट बनाई, तरह तरह के विज्ञापन आते थे कि इंडियन आर्मी में ये है वो है, आपको ये मिलेगा, आपको ये गौरव मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें थी। आप सोचिए एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जिसमें कुछ समय के लिए आदमी अधिकारी बनता है, वो 2-4 साल के लिए बनता है। ये पहले भी होता था, वो अपनी मर्जी से आप जा सकते हो। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन से भी कम सुविधाएं आप उस सैनिक को दे रहे हो जो आपके लिए रेगुलर लड़ाई लड़ रहा है। एक तर्क तो संसद में दिया ही गया कि भाई आप 6 महीने की ट्रेनिंग में 5 साल की ट्रेनिंग वाले से लड़ा रहे हो, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये भी है कि जब एक बच्चा वहाँ पर लड़ने गया है, 3 साल उसने नौकरी कर ली है और वो बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है, वो क्यों अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क, अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए आगे बढ़ेगा? वो अगर दुश्मन के इलाके में घुसेगा तो 4 बार तसल्ली कर लेगा, मुझे गोली ना लगे, 1 साल की तो मेरी नौकरी है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलना है। क्यों मरेगा वो कह रहा है अगले साल मुझे घर जाना है भैया, शहीद का मुझे दर्जा भी नहीं देंगे ये लोग, ना मुझे पेंशन मिलेगी, ना मुझे CSD कैंटीन मिलेगी, ना फैमिली पेंशन मिलेगी। तो मैं 1 साल बाद इसके चक्कर में क्यों पड़ूं? क्यों मैं आया हूं? बार बार सरकार ये स्कीम से कह रही है कि हम तो आपको कुछ नहीं देंगे, आप आए हो इतने पैसे फिक्स में अपनी जान पे खेलो और चले जाओ। माना कि देश के लिए बलिदान सर्वोच्च होता है, लेकिन हर बलिदान की एक कीमत भी होती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अगली जान दी तो इस देश की आज़ादी के लिए दी। यहाँ जो आदमी सेना में जा रहा है, अब लोग बहुत सारे अजीब अजीब से लॉजिक देते हैं खड़े होकर, जो प्रवक्ता है बीजेपी के, मुझे तो गुस्सा आता है कि भाई भीड़ लगी है, आप कह रहे हो स्कीम फेल हो गई, लाइन लगी हुई है वहाँ पे जाने के लिए। अरे लाइन लगी है, लाइन तो यहाँ चपरासी के पोस्ट के लिए 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। इतनी बेरोजगारी खड़ी कर दी गई है इस देश में कि हर पद के लिए, रेलवे के लिए देखा कैसे भर भर के ट्रेनें जाते हैं लोग, तो अग्निवीर में क्यों नहीं जाएंगे? तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें खतरनाक हो गई हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी को उस पर झांकना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी आर्मी को ऐसे ही नौजवानों से बदलने जा रहे हैं। इसमें से एक कोई तो रखेंगे बाद में। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या? उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये कि आप लगातार फौज का साइज छोटा कर रहे हो। हमारे यहाँ पे हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए अपने नौजवानों को भेजते हैं। जानकार ये कहते हैं कि जब कम्बैट पहाड़ों पे हो, क्योंकि चीन का मुकाबला पहाड़ से है, सियाचिन भी पहाड़ पे है, पाकिस्तान के साथ कारगिल भी हमने पहाड़ पे किया, हम नीचे होते हैं ऊपर होते हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि दुश्मन के 1 सैनिक के मुकाबले हमारे पास 10 सैनिक होना चाहिए, तब हम लड़ पाएंगे। और आप सेना को कम करते जा रहे हो। हाल के 3 सालों तक हर साल आप जो है 60,000 जवान कम करते हो, और आपने 3 साल तक भर्ती नहीं की कोविड के नाम पे, इसके नाम पे। 1,80,000 सैनिक जो है वो आपने कम कर दिया आर्मी में। खर्चा बचा लिया मोदी जी ने। भाई अपना हवाई जहाज का खर्चा बचा लेते, अपनी कार का बचा लेते, जो सेंट्रल विस्टा करके जो एक बड़ा बड़ा शौचालय बनाया आपने, उसका खर्चा बचा लेते। कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, नया संसद भवन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आपको इस देश की आर्मी पे खर्चा बचाना है, तो आपने 1,80,000 जवान कम कर दिए। अब लॉजिक इसके पीछे जो है ये दिया जा रहा है कि भाई अमेरिका क्या चाहता है, वेस्टर्न इकोनॉमीज क्या चाहती हैं, अडानी भी अब ये चाहते हैं कि आप खर्चा तनख्वाह देने पे मत करो, आप आदमी पे खर्चा मत करो। आप खर्चा किस पे करो? आप खर्चा करो मशीन पे, हथियारों पे खर्च करो। दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक बन गया भारत, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश। हम हथियार खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, हम वेतन क्यों दें भैया? अब लोग कहते हैं देखो अमेरिका भी तो कम कर रहा है फौजियों को। अमेरिका की स्थिति फर्क है, हमारी फर्क है। अमेरिका के पास में उसको पहाड़ पे चढ़ के चीन से नहीं लड़ना है, उसको बोफोर्स जैसी तोप चलाने के लिए एक्सपर्ट फौजी नहीं चाहिए।
उसके पास में वो तो भाड़े के आदमी भर्ती करता है, लड़ लेता है, काम करा लेता है, मशीनरी से लड़ लेता है। लेकिन भारत की जो परिस्थितियां हैं, भारत की जलवायु है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये लॉजिक फिट नहीं होता। दूसरा, भारत में सैनिक के ऊपर खर्चा उतना नहीं होता। हमारा सैनिक तो बड़े कम पैसों में काम करता है, बहुत कम पैसों में। एक बाबू की सैलरी में हमारा सैनिक नौकरी कर रहा है, और वहां के 10 यहां के 10 सैनिक का वेतन और वहां के एक सैनिक का वेतन। लेकिन क्या है कि जब दुनिया भर में अमीर देश, पूंजीपति देश, जो दुनिया भर की सत्ताओं को चलाते हैं, जिनकी आरती उतारते हैं हमारे राष्ट्राध्यक्ष लोग, ये लोग कैसे अमेरिका को नाराज कर सकते हैं? तो आदमी को नौकरी से निकालो, देश में बेरोजगारी पैदा करो, अग्निवीर को बाहर निकालो और अमेरिका के हथियार खरीदो। इस नीति पर यह चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने राजनाथ सिंह से बात शुरू की थी, अब होगा ये ज्यादा चलेगा नहीं, ये चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? एक तो अग्निवीर ने बड़ी संख्या में अब सुसाइड शुरू कर दिया है, 20 केस आ गया है। ये आगरा में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, एक महिला अग्निवीर ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि एक डिप्रेशन है, एक हालत है। आप चले तो जाते हो सर्विस में, फिर आपको पता चलता है यार कि ये तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, सीएसडी तक की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो वो एक ऐसी स्थितियां हैं। दूसरा ये है कि भाई आप जब कम्बैट में जाते हो, आपको हर तरफ से निश्चिंत होना चाहिए। निश्चिंत होगे तभी आप लड़ाई पे फोकस करोगे। आपके दिमाग में हर रोज़ तो चलता रहेगा कि भाई 3 साल बाद जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो क्या करूंगा, 4 साल बाद निकलूंगा तो क्या करूंगा। 2 अग्निवीर साथ में बैठेंगे तो यही तो चर्चा करेंगे कि भविष्य में क्या करने वाले हो, क्या प्लान किया भाई, घर जाके क्या करोगे। तो बोल रहे हैं घर जाके हम खेती करेंगे, कोई कह रहा बिजनेस करेंगे, कोई कह रहा दुकान खोलेंगे। तो भाई अभी तक क्यों नहीं खोल ली? अभी खोल लेता तो 4 साल में जाने कितनी चल जाती वो। एक तो ये आत्महत्या हो रही हैं, दूसरा इस सरकार ने सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए एक बड़ा खतरनाक काम शुरू कर दिया है। आपने अतीक अहमद की हत्या देखी, 2 शूटर आए, मार के चले गए। आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पढ़ते होंगे कि उसके पास सैकड़ों शूटर हैं, जिसको चाहे वो मरवा देता है। आप देखते होंगे, रोज मीडिया ये दिखा रहा है, अखबारों में छप रहा है। इस तरह के पता नहीं कितने डॉन हैं। लॉरेंस बिश्नोई तो अगर वो सिद्धू मूसेवाले की हत्या नहीं हुई होती तो शायद उसका नाम भी इतना ज़्यादा हमारी जानकारी में नहीं आया होता। हम क्या कर रहे हैं? हम हर 4 साल में एक बड़ी भीड़ ऐसे नौजवानों की सड़क पर उतार रहे हैं जो ट्रेंड हैं हथियार चलाने में, लड़ाई लड़ने में, शूटर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी एक ट्रेंड सैनिक भारतीय सेना का बाहर आ रहा है। अब वो कितने लोग दुकान खोलेंगे, कितने की दुकान चलेगी नहीं चलेगी, और जब वो बाहर आएगा तो उसको सम्मान देने वाले कितने लोग खड़े हो जाएंगे, आप कल्पना कीजिए। कितने लोग ये कहेंगे छोड़ भाई तू आ गया, अच्छी बात है, चल कल से मेरा गैंग का आदमी बन जा, एक चीज पे इतना पैसा मिलेगा। तो ये जो ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे, मान लीजिए कुछ लोगों को आतंकवादी संगठन अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। खालिस्तान आंदोलन वाले कहेंगे भाई हम सेपरेटिस्ट आंदोलन में तो हमारे नायक बनो। अलग अलग जगहों पे आतंकवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, वहाँ पे कुकी और मैतेई के बीच में चल रहा है। वहाँ पे जो मैतेई या कुकी जब निकलेंगे तो उनको भी वहाँ के उनके अपने लोग उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, आओ मैदान में उतरो। क्योंकि आप युद्ध कला सिखाकर किसी आदमी को बाहर निकाल दे रहे हैं। वो आपका हीरा है जो आपको अपने पास रखना था पूरे जीवन, जो धीरे धीरे आप तराशते और एक ऐसी स्थिति आती कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता, उसको आपने सड़क पे छोड़ दिया। जिसको इस्तेमाल करना है कर लो। आप क्या करोगे? वो सैनिक कल्याण बोर्ड वाले किसी को सिक्योरिटी गार्ड रखवा देते हैं, किसी को कुछ रखवा देते हैं, यही तो करोगे आप। आप कह रहे हो भाई दूसरी भर्तियों में आपको प्रायोरिटी देंगे, कितनी प्रायोरिटी दोगे? ऐसा तो नहीं सीआईएसएफ और पुलिस में जो है पहले अग्निवीर को भर्ती कर लोगे। तो कुल मिला के ये जो पूरा सीन बना है, अब इसके पॉलिटिकल पार्ट पे आते, जहां से शुरू किया था। इस पूरे सीन को हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्मघाती कदम माना जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे खुलेगा ये, जैसे जैसे मामले सामने आएंगे, अजय सिंह की शहादत आपको पता ही है, इसके अलावा
बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे अभी मैंने आपको बताया कि, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1967 की एक सैन्य नीति भी है कि जो आदमी सुसाइड करेगा या खुद से चोट लगी है उसको सैनिक सम्मान का हकदार नहीं होगा, उसकी अंत्येष्टि भी सैनिक की तरह नहीं होगी। तो ये पूरा जो सीन है ना, इसमें भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। ये नीति किसी भी तरह से ऐसी नहीं है जिस पे टिका रहा जा सके। अब कुछ सलाहकार रहे हैं मोदी जी के भी, और आर्मी में भी कई सारे लोग हैं। उन सलाहकारों के बारे में नाम लूँगा तो व्यक्ति की मानहानि हो जाएगी। कुछ लोग दिवंगत हो चुके हैं। उन लोगों ने बड़ा अमेरिका को खुश करने के लिए, आपको ये पता होगा कि बड़ी संख्या में एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो रिटायर होने के बाद हथियारों की दलाली में जुट जाता है। ये आपने बहुत पढ़ा होगा। और भारत में जो दलालियाँ करते हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं जो डिफेंस फोर्सेस की अंदर की जो पूरा मैकेनिज्म उसको समझते हैं, और उसमें बहुत मोटा पैसा मिलता है। जब आप तहलका वहलका के स्टिंग ऑपरेशन हुए थे उसमें सब चीज़ सामने आई थी। तो वो लोग तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदे जाएं, और हथियार लॉबी उनके ज़रिए डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कराएंगे। और उसी के कारण ये हुआ कि भाई मोदी जी ने जल्द जोश में आ जाते हैं जल्दी से और फैसला ले लेते हैं। और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण ये अग्निवीर योजना पे आपने राहुल गांधी को, ये है पॉलिटिकल रिजल्ट राजनाथ सिंह की एक लूज बॉल का, कि आपने राहुल गांधी को अग्निवीर की तरफ से लड़ने वाला इस देश का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। आपने राहुल गांधी पे हमले कर करके उसके बारे में एक बड़ा परसेप्शन खड़ा कर दिया कि ये इस देश में सबसे बड़ा सेवियर है जो अग्निवीरों के लिए लड़ रहा है। एक ऐसा आदमी है जो अग्निवीरों की बात कर रहा है। और अब जब आप कदम पीछे खींचोगे, जैसा कि आप ज़्यादातर नीतियों में खींचते हो, आपने किसान कानून लेकर आए, आपको खींचना पड़ा, और भी बहुत सारी चीज़ों में जब आपने अपने पांव पीछे खींचे। नोटबंदी के बारे में भी मैं आपको पहले वीडियो बता चुका हूं कि नोटबंदी कर तो दी, उसके बाद अरुण जेटली दिन रात पैसे का फ्लो बढ़ाने में जुट गए थे। बैंकिंग को इतना महंगा बना दिया था कि आदमी बैंक में पैसे रखे ही नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसे का अकाल पड़ गया था। तो इसी तरह से जब ये हर चीज़ में यू टर्न लेते हैं, तो अग्निवीर के मामले में जब ये यू टर्न लेंगे तो उसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को मिलेगा। अगर उस दिन वो भाषण जो हुआ था, उस भाषण को राहुल गांधी के चुपचाप सुन लेते और चुपचाप उस भाषण के बाद बातों को जाने देते, जो खतरनाक बॉल थी उन पे बल्ला नहीं लगाते, तो भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर मामले में कम से कम सुरक्षित रहते हैं। अब कभी भी आप सुनेंगे 4 महीने में, 6 महीने में अग्निवीर योजना में बदलाव किए जा रहे हैं या उसको वापस लिया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो सारा क्रेडिट राहुल गांधी को मिलेगा। इस तरह की पॉलिटिकल गलतियां ये लोग करते हैं। दूसरी गलती, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुंह से सदन में जो भाषण दिया राहुल गांधी को जवाब देने के चक्कर में, और उस चक्कर से भी ज़्यादा बड़ा आइडिया ये था, आपको पता होगा कि हमेशा मोदी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी जगह बम फेंकते हैं कि सबका ध्यान उधर चला जाए। वो कोई तीखी टिप्पणी सोनिया गांधी पे कर देंगे, राहुल गांधी पे कर देंगे, महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोल देंगे, नेहरू के बारे में कुछ बोल देंगे, और कांग्रेसी और बाकी सब लोग उसका जवाब देने में जुट जाते हैं, उसके बारे में बात करने में जुट जाते हैं। तो आज जो अग्निवीर की चर्चा हो रही है, बाकी चीज़ों की चर्चा हो रही है, इसके बजाय मोदी जी की कोशिश थी कि बालक बुद्धि वाले मामले पे ही लोग जुट जाएं और मोदी की आलोचना करने लगे, ये करें वो करें, और सत्र में हम निकल जाएंगे। मोदी जी ने तमाम असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं होता होगा, सिर्फ इसलिए कि लोगों का ध्यान उनके उस भाषण में जो बातें उन्होंने कही हैं, तीखी तल्ख बातें, उन पे चला जाए। बड़े बड़े धमाके किए कि लोग उस तरफ देखने लगे। लेकिन ब्रिलियंस दुनिया की सबसे चतुर राजनीति है।
राहुल गांधी सड़क पे जाकर संदेश दे रहे हैं, जवाब ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। इनकी उस बॉल को बल्ला ही नहीं लगाया। कितनी भी फेंक लो आप आउट स्विंगर, बाउंसर, ना हुक मारेंगे ना पुल शॉट मारेंगे। मोदी जी तिल मिलाकर रह गए होंगे कि उन्होंने ये दांव जो इतने 10 सालों में उनका कभी खाली नहीं गया। उन्होंने जब भी किसी असली मसले से ध्यान हटाना हुआ, उन्होंने कुछ ना कुछ या तो सांप्रदायिक बयान दे दिया, या किसी नेता के बारे में कुछ बोल दिया, नेहरू के बारे में कुछ बोल दिया, या कुछ झूठा ऐतिहासिक तथ्य दे दिया, और लोग उसी में जुड़ जाते थे। इस बार राहुल गांधी ने कहा बोलते रहिए। उधर मोदी जी इनको कह रहे हैं कि ये बालक बुद्धि है, उधर ये जा रहे हैं गुजरात में। गुजरात में जाने के बाद में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जिसके दफ्तर पे बीजेपी ने हमला करवाया था, और वहां कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में बीजेपी को हरा के दिखाएगी। यह संदेश है। अब आप जब चर्चा करेंगे तो वो बालक बुद्धि वाली बात पे करेंगे ही नहीं। बालक बुद्धि वाला दांव खाली गया। मोदी जी की पॉलिटिक्स फेल हो गई, तिल मिलाकर रह गए होंगे। मुकेश अंबानी जैसे लोग, राहुल गांधी की संभावनाएं सबसे पहले कौन समझता है? इस देश में किस तरफ हवा बह रही है, ये मौसम विज्ञानी सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट और उद्योगपति समझते हैं। आप शेयर बाजार देखते होंगे ना, जरा सा किसी कंपनी का कुछ भला होने वाला हो, खट से लोग उसका शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो अच्छी तरह समझती है। 20 साल बाद मुकेश अंबानी गए मिलने राहुल गांधी के घर पे, बेटे की शादी का कार्ड देने के बहाने। राहुल गांधी क्या कर रहा था? राहुल गांधी नोएडा के लेबर चौक पे मजदूरों के साथ बातचीत कर रहा था, उनके साथ जा रहा था, और साथ जाने के साथ में वहां पर वो सीढ़ियों पे जो पत्थर लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, वो काम करवा रहा था। मजदूरों के साथ गारा सान रहा था, सीमेंट लगा रहा था, और ये संदेश दे रहा था कि इस देश के मजदूर का दर्द मैं समझने आया हूं। राहुल गांधी अपने यूट्यूब चैनल पे वो जानकारी निकाल के लाया जो ज्यादातर लोगों को नहीं थी। हम लोग तो पत्रकार हैं, हमको भी नहीं पता था। वो एक छोटी सी क्लिप आप सुन लें। उसने भारत के रेलवे की पोल खोल दी। पिछले दिनों हादसा हुआ, यहां हादसा हुआ, वहां हादसा हुआ। हादसा क्यों होता है ये निकाल के सामने लाके पटक दिया। रेलवे के पास, सरल भाषा में उसको लोकोमोटिव पायलट कहते हैं, लेकिन सरल भाषा में रेलवे के पास ड्राइवर ही नहीं है। और जो ड्राइवर हैं उनसे किस तरह काम कराया जाता है, कितने कितने घंटे काम कराया जाता है, ये राहुल गांधी रिकॉर्ड करके ले आए। मजदूर हो आप सर हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग निकट रहे होकर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। मतलब वो बीमार हो गए रनिंग कैटेगरी के लिए। फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, हमारा हेल्थ पे ध्यान नहीं। मतलब ये सब चीजें सर हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। सर अगर मैं संसद में आपके इश्यूज उठाऊं तो अगर 3 बात बोल पाऊं तो 3 बात क्या हो? सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं, और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें। 54-55 डिग्री से तापमान में अगर किसी से आप 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान को नहीं रख पाएंगे। अभी तक रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं है। ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे। डेली की अपर लिमिट डिसाइड हो सर, और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज्यादा ना हो। वीकली आप जो है 2 नाइट और 1 डे बेसिकली और जो सनसनी है, जितना घबराया हुआ है पूरा सिस्टम। रेलवे ने बयान दिया कि वो हमारे लोको पायलट थे ही नहीं, वो कहीं बाहर से लाए गए थे। रेलवे के पीआर को बयान देना पड़ रहा है। कुलियों से मिलने गए थे जब राहुल गांधी, तो पूरा रेलवे का सेटअप इसमें लगा था कि 4 कुली से बयान दिला दो राहुल गांधी के खिलाफ। 4 आनंद विहार पे, वहां पे बड़े बड़े रेलवे के अधिकारी इसी पे जुटे हुए थे। 4 कुली कुछ बोल दें, उनका काम रेल चलाने का है, वो बीजेपी के लिए बाइट चुगाल रहे थे। एक कुली नहीं बोला है, एक कुली तैयार नहीं हुआ है। और यहां पे राहुल गांधी ने ये वीडियो बनाकर संदेश दिया कि तुम्हारी रेलवे तुम कैसे चला रहे हो। तो वो क्या कर रहा है, वो इनके काम काज पे फोकस कर रहा है। ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह काम नहीं करते हैं, मोदी जी कितने काबिल हैं, आईना दिखा रहा है।
मोदी जी जो वो सवाल पूछता है उसे कहता है चुप कर बालक बुद्धि, हमसे नॉन बायोलॉजिकल से जवान लड़ाता है। ऐसा आपने किस नौटंकी शैली के पारसी थिएटर शैली के कुछ साल भर में आयोजन होते हैं धार्मिक, उनमें किसी एक खलनायक को बोलते हुए देखा होगा, ये वही शैली। तो ये जो अंदाज है ना, ये वो चीज़ है जहां से पॉलिटिक्स मोदी जी को बार बार परेशान कर रही है। मोदी जी के जो चले चलाए फार्मूले थे, जिस बॉल से वो विकेट ले लिया करते थे, वो बॉल चल ही नहीं रही है, उसको सामने वाला बल्ले ही नहीं लगा रहा है। और दिक्कत ये है, 2 राज्यों में चुनाव है और उनमें बीजेपी की हार बहुत निकट निश्चित टाइप की है। मान लीजिए हरियाणा, क्या जीत लेंगे? उसके अगले साल फिर चुनाव है और उसमें बिहार भी है। और बिहार में आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि बिहार में इस बार नीतीश खत्म होने वाले हैं। बीजेपी नीतीश को खा जाएगी और या फिर बीजेपी के खिलाफ जो वोटर है वो आरजेडी के पास चला जाएगा, क्योंकि नीतीश जो है वो अपना कैरेक्टर उनका जो है वो खो चुके हैं। तो उस पूरी सिचुएशन के बीच में मोदी की समस्या ये है कि मैं तो यहाँ पे इनको नेहरू में उलझा रहा हूँ, कहीं कहीं उलझा रहा हूँ, बालक बुद्धि में उलझा रहा हूँ और इन पे आरोप लगा रहा हूँ, इस पे ये मुकदमा है वो मुकदमा है, शोले बसंती के किस्से सुना रहा हूँ। प्रधानमंत्री हैं वो, और ये कोई उसमें आ ही नहीं रहे, ये अपने काम में लगे हुए हैं। और वो सारी चीज़ें राहुल गांधी जिस तरह पहले मोटरसाइकिल मैकेनिक, कारपेंटर, कुली सबसे मिल रहा था, वो सिलसिला वो जारी रखे हुए और एक संदेश दे रहा है कि इस देश को मैं समझता हूँ, मुझे पता है लोको पायलट किस हालत पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स धीरे धीरे मोदी जी का पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दे रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें ना करें। ये है वो राजनीति जिसकी मैं बात कर रहा था। और किस तरह से ये एक के बाद एक गलतियां करके, आज एक समय वो था कि अगर आपने मोदी जी के बारे में कुछ बुरा भला कहा, मोदी जी के बारे में आपने गालियां वालियां दी, लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। अब सीन बदल गया है। अब मोदी जी कहते हैं मुझे गालियां दी तो उसी राज्य में चुनाव हार जाते हैं। खुल के राहुल गांधी बोल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। आप देख लीजिए राहुल गांधी के व्यूज कितने आए, मोदी जी के एक मेरे ख्याल से 1/5 भी व्यूज नहीं आए भाषण के। राहुल गांधी के जिस चैनल पे 50-60 हज़ार लोग वीडियो देखा करते थे, वहां कोई भी वीडियो चलता है लाखों लोग देख रहे हैं, मिलियंस देख रहे हैं। ये बदलाव आया है। अब आप उसको बाल बुद्धि वगैरह ये सब भी कहोगे और कहोगे रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, इसका जो असर है वो और उल्टा पड़ने वाला है। अब बीजेपी के पास एक ही रास्ता है, बड़ी लकीर खींचे। लेकिन खींचे तो कैसे खींचे? क्योंकि जो ब्रेन थे इस पार्टी को चलाने वाले, जो ब्रेन थे सरकार में काम करने वाले, जो लोग अपनी तरफ से सोचते थे, 10 साल में उनकी सोच को कुंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक आदमी के सोचने की इजाजत है। तो धीरे धीरे करके वो पूरा मैकेनिज्म, मशीनरी सिर्फ उस आदमी की तरफ देखता रहता है। काम नहीं करूंगा, बॉस देखिए क्या चाह रहे हैं, बस वही कर दूंगा मैं। और जहां पे 5000 आदमियों का दिमाग काम करता हो, वहां एक आदमी और उसकी मंडली के काम करने से कभी भी चीज़ों में विविधता नहीं आएगी। इसीलिए 10 साल में आप मोनोटोनस हो गए हो, बार बार वही गलती करते हो और ये गलती करने का सिलसिला चले जा रहा है। बहरहाल सिचुएशन बड़ी खतरनाक है बीजेपी के लिए, और कांग्रेस की स्मार्टनेस और ख़ासतौर पर राहुल गांधी का जो चिंतन है वो अद्भुत है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई मैं अनावश्यक तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इस पूरे विश्लेषण में मुझे दिखाई दे रहा है। आपको अगर कहीं पे बीजेपी का, मोदी जी का बुद्धि कौशल दिखता हो, इस पूरे मामले में कोई अकल का काम किया हो उन्होंने आपकी नज़र में, निश्चित तौर पे नीचे लिखिए। मैं उसको पढ़ूंगा और आने वाले समय में अगर मुझे लगा कि आपकी बात तार्किक है, उसको अपने वीडियोज़ में भी अच्छी तरह शामिल करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।